हेलो फ्रेंड्स, मैं अरविंद आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये जो प्रश्न होंगे भारतीय संविधान के भाग 3 यानी कि मौलिक अधिकार से संबंधित होंगे। और मैंने एक वीडियो और भी इसकी बनाई है, उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया था। और आज की भी इस वीडियो में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है, जिनकी परीक्षा में आने की बहुत ज़्यादा संभावनाएँ हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको इसी तरह की वीडियो हमेशा मिलती रहेंगी। तो हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? तो ऑप्शन ए है देश के किसी भाग में बसने का अधिकार, ऑप्शन बी है समानता का अधिकार, और ऑप्शन सी है सूचना का अधिकार, और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों, देश के किसी भी भाग में बसने का अधिकार तो हमें प्राप्त है मौलिक अधिकार में, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में, और समानता का अधिकार भी प्राप्त है, और शोषण के विरुद्ध अधिकार भी प्राप्त है। जबकि सूचना का अधिकार का भी कहीं स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है मौलिक अधिकारों में। और अनुच्छेद 19 में छिपा जरूर है, लेकिन इसका कहीं भी स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया गया है। इस विषय में सुप्रीम कोर्ट ने भी काफ़ी जोर दिया है कि सूचना का अधिकार जो है एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इसका जो है स्पष्ट कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। ये आर्टिकल 19 में जो है छिपा हुआ है। तो याद रखना दोस्तों, जो सूचना का अधिकार है इसका जो है मौलिक अधिकार में कहीं भी स्पष्ट जिक्र नहीं किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित एवं संचालित करने के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें यह कहा गया है कि अल्पसंख्यक भी अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं और उसको स्थापित एवं संचालित कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 29, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 28। तो दोस्तों, हम सभी अनुच्छेदों को देखते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार प्राप्त है। और अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक भी अपना शिक्षण संस्थान जो है खोल सकते हैं। और ऑप्शन सी यानी कि अनुच्छेद 19 में कहा गया है, इसमें जो है 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 28 में कहा गया कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की जो है स्वतंत्रता का जिक्र किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक भी अपना शिक्षण संस्थान खोल सकते हैं। इस बात का संरक्षण जो है अनुच्छेद 30 देता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? निम्नलिखित में से कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो ऑप्शन ए है सूचना का अधिकार, ऑप्शन बी है काम का अधिकार, और ऑप्शन सी है शिक्षा का अधिकार, ऑप्शन डी है मकान का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा शिक्षा का अधिकार। दोस्तों, शिक्षा का अधिकार जो है मानव अधिकार के साथ साथ जो है मौलिक अधिकार भी है। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, मत यानी कि वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है। दोस्तों, प्रश्न में कहा जा रहा है कि वोट देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में जो है किस प्रकार का अधिकार है? तो ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है संवैधानिक अधिकार, और ऑप्शन सी है प्राकृत अधिकार, और ऑप्शन डी है वैधानिक अधिकार या नैसर्गिक अधिकार। तो दोस्तों, जो मत यानी कि वोट देने का अधिकार जो है यानी और निर्वाचित होने का अधिकार जो है भारत में जो है वैधानिक अधिकार और नैसर्गिक अधिकार है। तो इसका जो है राइट ऑप्शन जो है डी होगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ऑप्शन ए है गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार, ऑप्शन बी है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और ऑप्शन सी है देश के किसी भी भूभाग में घूमने की स्वतंत्रता, और ऑप्शन डी है संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार। दोस्तों, वह चाहे भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सभी को जो है गरिमामयी जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए यह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, चाहे वह भारत का हो चाहे वह कोई विदेशी हो। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार जो है उसको लागू करने की शक्ति किसको दी गई है संविधान द्वारा। तो ऑप्शन ए है भारत के सभी न्यायालयों को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति को और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। तो इसका जो राइट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को। दोस्तों जो मौलिक अधिकार है उसको लागू करने की शक्ति जो है केवल सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को दी गई है और जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनको नहीं दी गई है यह पावर। और जो है संसद दोस्तों इस मामले में कानून बना सकता है, यानी कि मौलिक अधिकारों के मामले में जो है केवल कानून बना सकता है, लेकिन लागू करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट को दी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है। ऑप्शन ए है सार्वजनिक व्यवस्था, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य, ऑप्शन सी है सदाचार, ऑप्शन डी है मानववाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा मानववाद। मानववाद जो है दोस्तों धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के अधीन नहीं है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार रखता है। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो नागरिकों के मूल अधिकार हैं उनकी रक्षा के लिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वह किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करने का अधिकार रखता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 32, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 33 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 34 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 35। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 32 होगा। अनुच्छेद 32 के तहत जो है जो सुप्रीम कोर्ट है 5 प्रकार की रिट जारी करने की जो है शक्ति रखता है। दोस्तों इन जो है अनुच्छेदों को मैं बाद में डिफाइन करूंगा क्योंकि इससे संबंधित कुछ प्रश्न मैंने रखे हैं इसमें। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 32 में कितने प्रकार की रिट की चर्चा है। जो अनुच्छेद 32 है इसके तहत ही मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है। तो अनुच्छेद 32 में जो है कितने प्रकार की रिट की चर्चा की गई है। तो ऑप्शन ए है 4 प्रकार की, ऑप्शन बी है 5 प्रकार की, ऑप्शन सी है 6 प्रकार की और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 5 प्रकार की। जो अनुच्छेद 32 में रिट की चर्चा है वो 5 प्रकार की रिट की चर्चा है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण और दूसरा है परमादेश और तीसरा है अधिकार परीक्षा और चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण। तो ये 5 प्रकार की रिट की चर्चा जो है अनुच्छेद 32 में की गई है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी करता है। तो दोस्तों जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए रिट जारी की जाती है वह कौन सी रिट है। तो ऑप्शन ए है परमादेश, ऑप्शन बी है अधिकार परीक्षा और ऑप्शन सी है बंदी प्रत्यक्षीकरण और ऑप्शन डी है प्रतिषेध। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस जो है रिट जारी की जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं या लागू किए जा सकते हैं। तो ऑप्शन ए है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी है संविधिक अधिकार, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को यह पावर दी गई है कि वह 5 प्रकार के रिट जारी करके यदि किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वह उसकी रक्षा कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा मौलिक अधिकार होगा। मौलिक अधिकार को ही अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने किस मुकदमे में संविधान के मूल संरचना या बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा वाद है जिसमें संविधान की मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो ऑप्शन ए है शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, ऑप्शन बी है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन सी है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद, ऑप्शन डी है बेरूबरीवाद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद। यह दोस्तों 1973 में हुआ था। तो दोस्तों याद रखना केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में जो है संविधान के मूल संरचना यानी कि बुनियादी ढांचा के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। सूची 1 में जो है 5 प्रकार की रिट दी गई हैं और सूची 2 में
उन 5 प्रकार की रीतों का शाब्दिक अर्थ दिया गया है, तो इसको जो है सुमेलित करना है। दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं और परीक्षा में अक्सर इसी प्रकार के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, तो यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो इस प्रश्न को देखते हैं हम। ए है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है शरीर को पाना, तो ए का 1 में जाएगा। बी है परमादेश। परमादेश का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं, तो बी का 4 में जाएगा। और सी है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है किस अधिकार से, तो सी का जो है 5 में जाएगा। और डी है प्रतिषेध। प्रतिषेध रिट जो दोस्तों है यह न्यायालय द्वारा अपने से लोअर कोर्ट के लिए जारी की जाती है और इसमें जो है किसी को मतलब कुछ करने के लिए मना किया जाता है, मतलब अपने से लोअर कोर्ट को करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए इसमें मना किया जाता है, तो डी का 2 में जाएगा। निषेधात्मक आदेश है दोस्तों, यह जो है न्यायालय का निषेधात्मक आदेश है। इसमें जो है अपने से लोअर कोर्ट को कुछ करने के लिए रोका जाता है कि यह आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, यह आपके बस का नहीं है, ये काम आप मत कीजिए। और ई है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में दोस्तों जो न्यायालय है अपने से लोअर कोर्ट को कुछ करने के लिए मना भी करता है और डॉक्यूमेंट सहित जो है दोस्तों केस अपने पास मंगा लेता है। तो उत्प्रेषण का जो शाब्दिक अर्थ होगा पूर्णतः सूचित कीजिए, तो दोस्तों ई का 3 में जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग इसको देख लेना, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम या निवारक निरोध कानून जिसे कहते हैं के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निवारक निरोध कानून जो है अगर उसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो अधिकतम कितने दिनों तक जो है बंदी बनाया जा सकता है। दोस्तों हमने अनुच्छेद 22 में निवारक निरोध कानून की चर्चा की थी, तो उसमें जो है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था और बिना वारंट दिखाए जो है गिरफ्तार किया जाता था। ऐसा इसलिए किया जाता था कि किसी व्यक्ति को अगर शक हो जाता था कि यह व्यक्ति अपराध करने वाला है तो उसको अपराध करने से रोकने के लिए निवारक निरोध कानून के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो इसमें कितने दिनों तक गिरफ्तार किया जा सकता है अधिकतम, तो ऑप्शन ए है अधिकतम 3 माह के लिए, और ऑप्शन बी है अधिकतम 6 माह के लिए, और ऑप्शन सी है अधिकतम 1 वर्ष के लिए, और डी है कोई सीमा नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अधिकतम 3 माह के लिए जो है निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। तो सूची 1 में जो है कुछ अनुच्छेद दिए गए हैं और सूची 2 में उन अनुच्छेदों में जो लिखा गया है यानी कि जो डिस्क्राइब किया गया है उसको दिया गया है। तो सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करना है और कूट के माध्यम से उसका आंसर देना है। तो ए में है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में जो दोस्तों है कहा गया है गिरफ्तारी और निरोध के संबंध में संरक्षण की बात की गई है, तो ए का 3 में जाएगा। और बी है अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में कहा गया है कि धार्मिक कार्यों का धन टैक्स फ्री होगा, यानी कि धार्मिक कार्यों के लिए जो धन होगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, तो बी का 1 में जाएगा। सी है अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि शिक्षण संस्थानों में धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, और डी है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार है। मतलब जो अल्पसंख्यक वर्ग की भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, उनको अपनी मतलब ये सब बनाए रखने का अधिकार प्रदान है अनुच्छेद 29 के तहत, तो डी का 2 में जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा कूट के माध्यम से अगर इसका उत्तर का चुनाव करना होगा तो इसका बी ऑप्शन राइट होगा। तो आप लोग इसको देख लेना, यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो ए है अनुच्छेद 17, बी है अनुच्छेद 23, सी है अनुच्छेद 24 और डी है अनुच्छेद 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 24 जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित नहीं किया जा सकता है। तो इसका जो है राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 15 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 17 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 17।
अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता का अंत किया गया है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो दोस्तों हमने प्रस्तावना को पढ़ते समय उसमें पढ़ा था, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। तो इसमें जो समाजवाद शब्द आया है उसको किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सुप्रीम कोर्ट को यह पावर मिलती है कि समान कार्य के लिए समान वेतन को जो है मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित कर सके? तो प्रश्न में यही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14 और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 15 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 14 व 15 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 14, 15 व 16। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 14, 15 व 16। दोस्तों समाजवाद जो शब्द है प्रस्तावना में उसको जो है अनुच्छेद 14, 15 व 16 के साथ मिलाकर पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन को परिभाषित करने की शक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट को मिलती है। दोस्तों अगर अनुच्छेद पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में समान कार्य के लिए समान वेतन की चर्चा है, तो इसकी चर्चा जो है डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में अनुच्छेद जो है 39 में इसको परिभाषित किया गया है कि उसमें कहा गया है कि समान कार्य के लिए समान वेतन की उसमें चर्चा है। तो अगर अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद 39 केवल होगा, समान कार्य के लिए समान वेतन। दोस्तों अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समता यानी कि कानून के सामने सब बराबर हैं, और अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान और इन आधार पर मतलब किसी से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि लोक नियोजन की समता मतलब सरकारी नौकरियों में जो है सभी को बराबर का अधिकार है। तो इन 14, 15 और 16 अनुच्छेद को समाजवाद के साथ मतलब मिलाकर पढ़ने से सुप्रीम कोर्ट को यह पावर मिलती है कि वह समान कार्य के लिए समान वेतन को जो है मौलिक अधिकार के रूप में परिभाषित कर सके। तो यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको अच्छे से देख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, किस अनुच्छेद में प्रावधान है? दोस्तों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि स्वयं के विरुद्ध किसी को गवाही देने के लिए जबरदस्ती बाध्य नहीं किया जा सकता है कि आप अपने विरुद्ध ही गवाही दीजिए कि हाँ यह एक्सेप्ट कीजिए कि यह गलती मैंने की है। मतलब इस प्रकार से किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है कि वह स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए तैयार हो जाए। तो यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 19(1) और ऑप्शन बी है अनुच्छेद 20(3) और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20(1) और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अनुच्छेद 20(3). 20(3) में कहा गया है कि किसी को मतलब उसके इच्छा के विरुद्ध जो है गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और 19(1) में जो है 6 प्रकार की जो है स्वतंत्रता की बात की गई है। और सी यानी कि अनुच्छेद 20(1) में कहा गया है कि अपराध के समय का कानून मान्य होगा, मतलब जिस समय आप अपराध करेंगे उसी समय का कानून मान्य होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त जो हिंदू शब्द है, हिंदू शब्द के अंतर्गत शामिल है? तो ऑप्शन ए है बौद्ध, जैन और ऑप्शन बी है बौद्ध, मुस्लिम, सिख और ऑप्शन सी है बौद्ध, जैन, सिख और ऑप्शन डी है मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बौद्ध, जैन, सिख। जो अनुच्छेद 25 में जो हिंदू शब्द का उसमें प्रयोग किया गया है उसमें बौद्ध, जैन और सिख जो है शामिल हैं हिंदू शब्द के अंतर्गत। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम जो है भारतीय संसद ने पारित किया, मतलब बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है कब पारित किया गया, किस सन में? तो ऑप्शन ए है 1976, ऑप्शन बी है 1977 और ऑप्शन सी है 1978 और ऑप्शन डी है 1979। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1976। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, शिक्षा का अधिनियम 2009 लागू हुआ, मतलब यह जो 2009 का एक्ट आया था शिक्षा का अधिनियम, यह कब लागू किया गया था? तो ऑप्शन ए है 19 जुलाई 2010 और ऑप्शन बी है 2 अप्रैल 2010 और ऑप्शन सी है 10 अप्रैल 2010 और ऑप्शन डी है 15 अगस्त 2010। तो इसका जो राइट आंसर होगा 2 अप्रैल 2010 को जो है शिक्षा का अधिनियम जो है 2009 जो एक्ट आया था वह 2 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम के द्वारा
टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। मतलब किस संविधान संशोधन में जो है यह कहा गया कि अगर मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में जो है टकराव होता है तो ऊपर मूल अधिकारों को रखा जाएगा। तो ए है 26वां संविधान संशोधन जो है, और बी है 42वां, और सी है 43वां, और डी है 52वां। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 42वां संविधान संशोधन में मतलब कहा गया कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जो है टकराव होता है तो फंडामेंटल राइट्स को जो है वरीयता दी जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न में से क्या किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है डिक्री, ऑप्शन बी है अध्यादेश, ऑप्शन सी है समादेश यानी कि रिट, ऑप्शन डी है अधिसूचना। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समादेश यानी कि रिट। दोस्तों अगर मौलिक अधिकारों को लागू करना है तो जो है रिट जारी की जाती है। अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है। तो जो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी की जाती है। तो इसका राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है। संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? तो ऑप्शन ए है एक मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है एक न्यायसर्गिक अधिकार, ऑप्शन डी है एक राजनीतिक अधिकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा एक कानूनी अधिकार, ऑप्शन बी सही होगा। संपत्ति के अधिकार को दोस्तों जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और जो है एक कानूनी अधिकार में रख दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो ऑप्शन ए है हेबियस कॉर्पस, ऑप्शन बी है मैंडेमस, ऑप्शन सी है प्रोविजन, ऑप्शन डी है कोएरेंटो। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हेबियस कॉर्पस। दोस्तों हेबियस कॉर्पस को जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो हेबियस कॉर्पस जो है रिट को जारी किया जाता है। दोस्तों इस रिट पर जो है एक मूवी बनी है, वो पूरी तरह से इसी रिट पर है हेबियस कॉर्पस, उसका नाम है जय भीम। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विभिन्न प्रकार के समादेश यानी कि रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नांकित में से किन या किस न्यायालय या न्यायालयों को प्राप्त है? तो दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो रिट है उसको मतलब जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के अतिरिक्त और किस न्यायालय को है। तो ऑप्शन ए है राज्य के उच्च न्यायालयों को, ऑप्शन बी है जिला न्यायालय को, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राज्य के उच्च न्यायालयों को। जो रिट है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ दोस्तों राज्य के जो उच्च न्यायालय हैं वह भी रिट को जारी कर सकते हैं, जबकि जिला न्यायालय को कोई भी मतलब रिट जारी करने का अधिकार नहीं दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया? मतलब संपत्ति का अधिकार जो था एक मौलिक अधिकार था और इसको समाप्त कर दिया गया और कानूनी अधिकार में डाल दिया गया, अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया। तो इसको कब समाप्त किया गया? तो ऑप्शन ए है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ऑप्शन बी है 16वें संविधान संशोधन 1982 के द्वारा, ऑप्शन सी है 31वें संविधान संशोधन 1973 के द्वारा, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है दोस्तों संपत्ति के अधिकार को मतलब मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी है संसद को, ऑप्शन सी है न्यायपालिका को, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि मूल अधिकारों पर जो है आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो ए है प्रधानमंत्री, और बी है संसद, सी है राष्ट्रपति और डी है सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। दोस्तों मौलिक अधिकारों का निलंबन जो है राष्ट्रपति आपातकालीन स्थिति में कर सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 और 21 को जो है निलंबित नहीं किया जा सकता आपातकालीन स्थिति में भी। और जो है दोस्तों संसद को यह अधिकार दिया गया है कि कोई भी कानून बना सकती है मतलब मूल अधिकार के विषय में।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के प्रमुख उद्देश्य हैं। मौलिक अधिकारों के प्रमुख उद्देश्य हैं। ऑप्शन ए है समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना। ऑप्शन बी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निश्चित करना। ऑप्शन सी है न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, मतलब समाज के समाजवादी ढांचे को भी बढ़ावा देना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है निश्चित करना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी सुनिश्चित करना जो है मौलिक अधिकारों के प्रमुख उद्देश्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल अधिकारों को प्रवर्तित यानी कि लागू करने की शक्ति प्राप्त है। मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति को। ऑप्शन बी है संसद को। ऑप्शन सी है केवल सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन डी है सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय को जो है दोस्तों दोनों को प्राप्त है। मूल अधिकारों को जो है लागू करने की शक्ति दोनों को प्राप्त है, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अधीन अंतःकरण की स्वतंत्रता किसके अधीन है? अंतःकरण की स्वतंत्रता यानी कि किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तो भारत के संविधान के अधीन किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता जो है किसके अधीन है? तो इसका उत्तर जो है कूट के माध्यम से देना है। एक में है लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य, तो इसका जो है ये भी राइट है। और दूसरा है कोई विधि जो सामाजिक कल्याण तथा सुधार की व्यवस्था करती हो, ये भी बिल्कुल राइट है। और तीसरा है सार्वजनिक स्वरूप वाले हिंदू धार्मिक संस्थानों का सभी हिंदुओं के लिए खोला जाना, ये भी बिल्कुल राइट है। और चौथा है मानहानि या अपराध उद्दीपन, ये बिल्कुल गलत है। तो 1, 2 और 3 तीनों मतलब सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1, 2 और 3। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? निम्नलिखित मूल अधिकारों में से कौन सा एक भारत के नागरिकों के पास नहीं है? तो ऑप्शन ए है भारत के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, ये तो दिया गया है। ऑप्शन बी है संपत्ति अर्जन धारण व्यय का अधिकार, ये नहीं दिया गया है क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन सी है कोई वृत्ति करने का अधिकार, ये भी दिया गया है। डी है सहकारी समितियां बनाने का अधिकार, ये भी दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो संपत्ति अर्जन धारण या व्यय का अधिकार है समाप्त कर दिया गया है, यानी कि भारत के नागरिकों के पास वर्तमान में अब यह अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष में सूचना का अधिकार अधिनियम प्रभावी हुआ? निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है सूचना का अधिकार अधिनियम जो है प्रभावी हुआ? तो ऑप्शन ए है 2003, ऑप्शन बी है 2004, ऑप्शन सी है 2005, ऑप्शन डी है 2006। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 2005। दोस्तों 12 अक्टूबर 2005 को जो है सूचना का अधिनियम जो है प्रभावी हुआ, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है प्रभावी हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? मतलब कुछ नीचे कथन दिए गए हैं और राइट ऑप्शन जो है चूज करना है, कौन सा राइट कथन है। तो ऑप्शन ए है अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। और ऑप्शन बी है अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। और ऑप्शन सी है अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। ऑप्शन डी है अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अधिकार जो दिए गए हैं, मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वह राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं और वह नागरिकों के दावे हैं। तो मौलिक अधिकार यानी कि अधिकार राज्य के विरुद्ध जो है नागरिकों के दावे हैं, यह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं? तो भारतीय संविधान की ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जो शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायता करती हैं? कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और कूट के माध्यम से उत्तर का चुनाव करना है। तो एक पे है मूल अधिकार। दोस्तों हमने मौलिक अधिकार पढ़ते समय उसमें अनुच्छेद 21 का पढ़ा था, तो उसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें भी जो है शिक्षा को बढ़ावा देने की बात कही गई है। और दूसरा है राज्य के नीति निदेशक तत्व यानी कि डीपीएसपी। डीपीएसपी में अनुच्छेद जो 45 है उसमें भी कहा गया है कि 6 वर्ष तक आयु के जो बच्चे हैं उनको पूर्व प्रारंभिक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। तो इसमें भी शिक्षा को बढ़ावा देने की बात की गई है। और तीसरा जो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य में दोस्तों जो थे पहले 10 मूल कर्तव्य थे और वर्तमान में जो है 11वां मूल कर्तव्य जोड़कर जो है जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं उनके माता पिता का यह कर्तव्य बना दिया गया है कि उनको जो है अनिवार्य रूप से जो है शिक्षा उपलब्ध कराएं। तो दोस्तों कहीं ना कहीं तीनों में बात की गई है शिक्षा को बढ़ावा देने की। तो इसका जो राइट
ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा 1, 2 और 3। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, यह प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, इसको देख लेना अच्छे से। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, कर्मचारियों के पद की संवैधानिक जांच से संबंधित रिट है। दोस्तों इस प्रश्न में कहा जा रहा है कि अगर किसी भी कर्मचारी के पद की संवैधानिक जांच करनी हो तो कौन सी रिट उसके लिए जारी की जाएगी। तो ऑप्शन ए में कहा गया है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस। दोस्तों इस रिट में होता क्या है कि न्यायालय अपने समक्ष जो है बंदी बनाए गए किसी भी व्यक्ति को अपने समक्ष प्रस्तुत करने का जो है आदेश देती है इसमें। और ऑप्शन बी है परमादेश यानी कि मैंडेमस। मैंडेमस दोस्तों जो है सरकारी कर्मचारियों को अपने जो है वैध कर्तव्यों का पालन करने का जो है न्यायालय आदेश देती है। और सी है प्रतिषेध, जिसे निषेध भी कहते हैं, इसे इंग्लिश में प्रोहिबिशन कहते हैं। तो इसमें जो है लोअर कोर्ट के जो है वर्ग को रोकने के लिए न्यायालय द्वारा यह जारी की जाती है यह रिट। और डी है अधिकार पिच्छा यानी कि कोएरेंटो। कोएरेंटो में दोस्तों जो है सरकारी पद पर कार्य कर रहे किसी कर्मचारियों से यह पूछ सकता है न्यायालय कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और औचित्य सिद्ध न होने पर उसे कार्य करने से रोका भी जा सकता है। तो किसी भी सरकारी पद पर काम कर रहे जो व्यक्ति हैं उनकी संवैधानिक जांच करने के लिए अधिकार परीक्षा यानी कि कोएरेंटो रिट जारी की जाती है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। तो इसको याद रखना, यह काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों मैंने जो ये प्रश्न रखे हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दोस्तों अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जो है डाउनलोड कर सकेंगे और अपना देख सकेंगे फिर से दोबारा रिवीजन के तौर पर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू होने के दौरान भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है। दोस्तों मैं प्रश्न को दोबारा पढ़ देता हूं। सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ लागू होने के दौरान भाग 3 में वर्णित मूल अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, इस बात की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो दोस्तों हम सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है। तो जो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि सेना, पुलिस बलों या खुफिया एजेंसी के जो है उनको उनके जो अधिकार हैं उनको सीमित करने का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 33 में। और ऑप्शन बी में जो है अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की बात की गई है यानी कि सैन्य कानून। और सी जो है यानी कि अनुच्छेद 35। अनुच्छेद 35 में जो है मूल अधिकारों के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद को दी गई अनुच्छेद 35 के तहत। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 34। अनुच्छेद 34 में जो है सैन्य कानून यानी कि मार्शल लॉ की बात की गई है। अगर कहीं भी जो सैन्य कानून लागू होता है तो भाग 3 में जो सभी मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा अनुच्छेद 34। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है 18 वर्ष से कम आयु यानी कि अवयस्क 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने के लिए उसके संरक्षक यानी कि गार्जियन की अनुमति आवश्यक है, यह बात भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है। दोस्तों प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं यानी कि अवयस्क हैं, अगर उनको धार्मिक शिक्षा देना है तो उनके जो गार्जियन हैं उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी। यह बात जो है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है। तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 28(3), ऑप्शन बी है अनुच्छेद 27 और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 25। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 28(3). अनुच्छेद 28(3) यह कहता है कि दोस्तों अगर किसी भी जो बच्चे हैं अवयस्क हैं जो उनको अगर धार्मिक शिक्षा देनी है तो उनके जो गार्जियन हैं सबसे पहले उनसे अनुमति लेनी आवश्यक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर देना। दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।